साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में, या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो यह जो है यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम इसकी रही है वह थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो इस थीम को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपसे थीम पूछ लेता है। तथा इस थीम के अलावा इस वर्ष जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इसके 3 मुख्य विषय निर्धारित किए गए। कौन कौन से? पहला है महिला व पुरुष पत्रकारों व मीडिया कर्मियों की सुरक्षा। दूसरा है राजनीतिक व वाणिज्यिक प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र तथा व्यावसायिक पत्रकारिता। तीसरा है मीडिया के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता। तो ये 3 विषय हैं और यह एक इसकी थीम है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तथा इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, यह विश्व में प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तथा जैसा कि माना भी जाता है कि जो प्रेस होता है या किसी भी लोकतंत्र का जो होता है चौथा स्तंभ होता है और लोकतंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेस का सुचारू रूप से कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। तब से प्रत्येक वर्ष 3 मई को ही बिडहोक घोषणा की वर्षगांठ मनाई जाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा जो इस वर्ष जो 2020 में मनाया जा रहा है, इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीदरलैंड को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। तो कथन के रूप में पूछ दे सकता है कि नीदरलैंड को मेजबान देश के रूप में चुना गया है, या इसके जगह पर कोई दूसरा नाम दे दे कि फिनलैंड को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। तो याद रखिए किसको चुना गया है? नीदरलैंड को चुना गया है। तथा इसके अलावा यूनेस्को और नीदरलैंड ने हेग स्थित विश्व मंच पर 22 से 24 अप्रैल 2020 तक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, किंतु कोविड-19 के कारण क्या हुआ, इसको कैंसिल करना पड़ा और अब इसकी डेट जो है आगे बढ़ा करके 18 से 20 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। जब हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं तो इसी से संबंधित है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। यह अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है, या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि इसको जारी कौन करता है, क्योंकि कई बार आपसे परीक्षा में जारीकर्ता का नाम पूछ लेता है। तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर सरकारी अर्थात NGO है, उसके द्वारा इसको प्रत्येक वर्ष रिलीज किया जाता है। और यह रिलीज कब से किया जा रहा है? तो इसका जो प्रथम संस्करण था, इसका प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में आया था। तथा इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर कि किस क्षेत्र या देश में उनको कितनी फ्रीडम मिली है अपनी पत्रकारिता करने के लिए, तो उस आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है इस इंडेक्स के माध्यम से। तथा यह जो सूचकांक है, यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता, प्रत्येक देश व क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। तो यह कई मानकों पर आधारित होता है, जैसे इसमें किसी क्षेत्र में या देश में मीडिया की स्वतंत्रता कितनी है, विधायी ढांचे की गुणवत्ता वहाँ कैसी है, या उस देश या क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा किस प्रकार की है। तो इन सब कुछ मानकों के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। अब यदि इस वर्ष के इंडेक्स में देखें कि किसको कौन सा स्थान मिला है, तो नंबर 1 पे जो मतलब पहला जो स्थान इस सूचकांक में दिया गया है वह नॉर्वे को मिला है। तो किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है। दूसरे स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। तो यह क्रम याद रखिएगा, नंबर 1 पे नॉर्वे, दूसरे फिनलैंड और तीसरे पे डेनमार्क है। महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है कि भारत को कौन सा रैंक मिला है। तो भारत को 180 देशों में 142वीं रैंक मिली है। कितनी मिली है? 142वीं। यदि हम इसको पिछले वर्ष से कंपेयर करेंगे तो हमारी रैंकिंग खराब हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष 2019 में 140वीं रैंक थी। तो इस प्रकार से 2 अंक की क्या हुई है? गिरावट दर्ज की गई। तो इस कथन को याद रखिएगा, इस बार 142वां है, पिछले बार 140 था। तो इस प्रकार से 2 अंक इसमें गिरावट दर्ज की गई है। यदि अंतिम स्थान देखें, मतलब 180वें स्थान पर कौन है, तो उत्तर कोरिया जो है वो अंतिम पोजीशन पे है, और उत्तर कोरिया पिछले वर्ष 179 पोजीशन पे थी, मतलब 1 अंक वह उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। अब यदि हम भारत में के पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में यदि बात करें, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिनकी रैंकिंग भारत से बेहतर है।
तो इसमें सबसे आगे है भूटान जिसकी रैंकिंग 67 है। इसके बाद आपका आता है नेपाल जिसकी रैंकिंग 112 है, अफगानिस्तान जिसकी रैंकिंग 122 है और म्यांमार जिसकी रैंकिंग 139 है। तो इन चारों देशों की रैंकिंग यदि देखें हमारे पड़ोस में तो भारत से बेहतर है। तथा भारत से जो खराब रैंकिंग वाले हैं कौन से हैं, तो पाकिस्तान 145 रैंक है, बांग्लादेश 151 है और चाइना का 177 रैंक है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व या डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यह है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको देख लें। तो 1 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सारिका टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। तो यहाँ एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि वेबिनार क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी ने सेमिनार के बारे में सुना हो, तो सेमिनार में क्या होता है कि लोग एक्चुअल में एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और किसी विषय पर, जो भी विषय निर्धारित होता है उस पर लोग वाद विवाद करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो वो सेमिनार होता है। परंतु वेबिनार क्या होता है, तो यदि हम वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य जो वर्चुअल माध्यम से हम उसी सम्मेलन को आयोजित करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये वेबिनार होता है। ठीक है, तो मतलब ये सेमिनार का ही एक फॉर्म है जो कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाता है। क्यों इस तरह किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या है कि सब लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए वेबिनार किया गया है। तो याद रखिएगा वेबिनार क्या होता है। तो 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन के रूप में ये गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व को आयोजित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो पर्यटन मंत्रालय का देखो अपना देश है, यह कार्यक्रम है क्या, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो अपना देश भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 से देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। तो इसी श्रृंखला के तहत यह 13वीं इसकी श्रृंखला का 13वां वो था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के कई गंतव्यों, मतलब जो भी भारत के सांस्कृतिक और विरासत स्थल हैं उनके संबंध में जानकारी देना, या विभिन्न जो गंतव्य हैं जहाँ या टूरिस्ट प्लेस हैं उनके संबंध में जानकारी देना, तथा अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना, जिससे कि लोग क्या हैं कि भारत की जो भी गंतव्य स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, या जो हमारे आर्ट एंड कल्चर या हमारे हेरिटेज से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमारे लोगों को एक उसके संबंध में एक गहरी जो है जानकारी हो और एक विस्तृत उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के संदर्भ में इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। तथा यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि यह तो 13वां संस्करण है, मतलब 13वां श्रृंखला का 13वां चरण है। तो इस श्रृंखला का जो पहला वेबिनार था वो था आपका सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी पर था, दिल्ली पर केंद्रित था, और दूसरा जो था वो कलकत्ता पे था, और तीसरा जो है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व पे है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान की आरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, इस आरावली की पहाड़ियों के मध्य में यह स्थित है। तथा यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तथा सरिस्का को, या जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इस सरिस्का को 1955 में अभ्यारण्य के तौर पर इसको घोषित किया गया था, तथा वर्ष 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया। तथा सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स, जो कि आपका पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर को सफलतापूर्वक बसाया गया, और वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग 20 बाघ रहते हैं। अब यहाँ संबंधित कुछ अन्य, इस सरिस्का टाइगर रिजर्व संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो यहीं पर इसी टाइगर रिजर्व या जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर 10वीं व 11वीं शताब्दी के गढ़ राजौर के मध्यकालीन मंदिरों के खंडहर मिलते हैं। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया कांकवारी किला, कौन सा कांकवारी किला भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा 10वीं शताब्दी के नीलकंठ मंदिरों के खंडहर भी यहीं पर मिलते हैं, और 300 से अधिक हिंदू व जैन मंदिरों के खंडहर भी मिलते हैं, जिनका निर्माण जो है वो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य में कराया गया था। इसके अलावा निकुंभा राजवंश, कौन सा राजवंश, निकुंभा राजवंश द्वारा निर्मित चांद बावड़ी, जो कि 3500 सीढ़ियों वाली विशाल आकार की बावड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो यह चांद बावड़ी भी यहीं पर स्थित है। तथा राजस्थान की यदि अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो सरिस्का जिसकी चर्चा हमने की, इसके अलावा 2 और हैं, एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है मिलाने के लिए।
आगे बात कर लेते हैं ठीकरी पहरा। तो ठीकरी पहरा क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। तो प्रश्न उठता है कि इससे किस प्रकार से संक्रमण को फैलने से रोका जा रहा है? तो जो ठीकरी पहरा है यह पंजाब व हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग अर्थात कम्युनिटी पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत होता क्या है? इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो गांव में प्रवेश ना कर सके। तो यही प्रक्रिया जो है कोविड-19 के मद्देनज़र भी अपनाई जा रही है। तो इस प्रथा का प्रयोग करके ग्रामीण लोग गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस प्रथा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको गांव में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। तो याद रखिएगा इस ठीकरी प्रथा के बारे में। इसके संबंध में कुछ अन्य बातें करें तो यह प्रारंभ कैसे होता है? यह ठीकरी प्रथा जो है आई कैसे? तो 2 दशक पहले क्या हुआ था कि पंजाब में काला कच्छा गिरोह नामक एक संगठित आपराधिक गिरोह का आतंक काफ़ी था और इसके जो सदस्य थे वो लुटेरे व डकैत थे, जो अपने शरीर पर चिकनाई के रूप में तेल या ग्रीस लगाते थे, जिससे कि यदि उनको कोई पकड़ मिले तो वो उससे फिसल करके छूट के भाग जाएं। तब गांव के लोगों ने गांव की सुरक्षा के लिए इस ठीकरी पहरे का प्रयोग किया और रात में उन्होंने क्या किया, एक या अन्य कई सारे व्यक्ति मिलकर के गांव के बाहर पहरा देना प्रारंभ किया कि जिससे कि ये जो डकैत थे वो गांव में लूटपाट न कर पाए। तो 2 दशक बाद इसका प्रयोग आज किस लिए किया जा रहा है? कोविड-19 के संक्रमण को गांव में फैलने से रोकने के लिए। तो याद रखिएगा ठीकरी पहरा क्या है। आगे बात कर लेते हैं जैमनी राय के संबंध में। तो जैमनी राय के संबंध में बात करें तो 2 मई 2020 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या इंग्लिश में कहें तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अग्रणी कलाकार जैमनी राय को उनकी 133वीं जयंती वर्ष पर आभासी माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की, अर्थात वर्चुअल माध्यम से इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम लोग जैमनी राय के बारे में कुछ बातें कर लें। तो जैमनी राय का जो जन्म है यह 11 अप्रैल 1887 को हुआ था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में। तथा ये 20वीं सदी के आधुनिकतावादी भारतीय चित्रकार रहे हैं और ये महान चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में से एक थे। ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तथा इसके अलावा जैमनी राय जो हैं ये पश्चिमी पद्धति की तकनीक में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित पहले भारतीय चित्रकार थे, किंतु इन्होंने बंगाल की स्थानीय लोक कलाओं जैसे कि कालीघाट चित्रकला पद्धति से या इस तरह की जो भी स्थानीय लोक कलाएँ थे उससे संबंधित विषय वस्तु को अपनी कला में समावेश किया। मतलब ये पश्चिम पद्धति की तरफ ना जा करके ये यहाँ की स्थानीय चीज़ों को अपनी कला में इन्होंने जगह दी। अब यदि ये जो कालीघाट चित्रकला है इसको भी थोड़ा सा जान लें तो कालीघाट जो चित्रकला है या कालीघाट चित्रकला या इसको काली घाट पट के नाम से भी जानते हैं। तो यह कला का एक रूप है। इसमें क्या होता है, कपड़े पे पेंटिंग की जाती है, कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, जो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता के प्रसिद्ध काली घाट के काली मंदिर के आसपास विकसित हुआ। तो ये कहाँ विकसित हुआ? तो कलकत्ता के काली घाट के काली मंदिर, इसीलिए इसका जो नाम है वो काली घाट चित्रकला पड़ गया। और इस चित्रकला को जो बनाते जो चित्रकार होते हैं इस चित्रकला के, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें पटुआ कहा जाता है। ठीक है। यदि हम कॉन्टेक्स्ट पे आए तो चूँकि जो जैमनी राय थे तो स्थानीय विषयों को प्रमुखता देने के कारण जैमनी राय जो है वो स्वयं को पटुआ कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा इन्होंने अपनी चित्रकला में जैमनी राय ने रामायण, महाभारत एवं कृष्ण लीला के दृश्यों, गांव के शासन, सामान्य स्त्री पुरुष के चित्रण आदि को इन्होंने प्रमुखता दी। मतलब इन्होंने स्थानीय चीज़ों को ही अपने चित्रकारिता में प्रमुखता दी थी। अब यदि इनको मिले हुए पुरस्कारों की बात करें तो इनको जो सबसे पहला पुरस्कार मिला था वर्ष 1934 में तत्कालीन वायसराय द्वारा स्वर्ण पदक। तो उस समय 1934 में गवर्नर वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन। तो याद रखिएगा 1934 में लॉर्ड विलिंगटन जो थे वायसराय थे। 1931 से लेकर के 1936 तक ये आपके तत्कालीन भारत के क्या थे? वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा इनको वर्ष 1934 में स्वर्ण पदक दिया गया था। उसके बाद वर्ष 1954 अर्थात आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और यह भी याद रखिएगा कि 1954 से ही जो भारत रत्न पुरस्कार थे और जो पद्म पुरस्कार थे वो 1954 से ही देना प्रारंभ किया गया था। तो पहले वर्ष ही इन्हें यह पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 1955 में इनको ललित कला अकादमी फेलोशिप भी प्रदान किया गया।
अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जिस संस्था के द्वारा इनका जन्म शताब्दी मनाई गई, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो इसकी स्थापना जो है 29 मार्च 1954 को हुई। जिस वर्ष इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण, उसी वर्ष इसकी स्थापना भी हुई थी 29 मार्च 1954 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 2 क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं या केंद्र हैं, मुंबई और बेंगलोर में। इसके अलावा ये जो ललित कला अकादमी फेलोशिप है, तो थोड़ा सा ललित कला अकादमी को देख लेते हैं। तो ललित कला अकादमी की भी स्थापना जो है वो 5 अगस्त 1954, मतलब 1954 में ही इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और ललित कला अकादमी, इन दोनों की स्थापना 1954 में ही होती है। पर पहले स्थापना किसकी होती है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की मार्च में होती है और इसकी अगस्त में होती है। और ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा इसका उद्घाटन जो है 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। तो यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर यह चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राज्य सरकार को अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित सूअरों का इलाज करने की सलाह दी। तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लें। तो यह अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है यह पूर्वी असम में नवंबर-दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे चीन के इलाकों में इसको रिपोर्ट किया गया कि मतलब यह जो वायरस है यह फैल रहा है। अब तक इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से लगभग 2500 सूअरों की मौत हो चुकी है और यह स्थिति जो है इसकी सबसे ज़्यादा गंभीर कहाँ पर है? तो ये असम में ज़्यादा गंभीर है। क्यों असम में गंभीर है? तो उसका रीज़न ये है कि असम के किसानों के द्वारा सूअरों का पालन किया जाता है। इस क्षेत्र में यदि वर्तमान में देखें तो किसानों के पास लगभग 20 लाख से अधिक सूअर हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह मामला जो है ज़्यादा गंभीर है। अब हम लोग इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में बात करें तो यह जो है घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल है, हेमोरेजिक वायरल है, मतलब वायरल बीमारी है। तो वायरस के माध्यम से फैलती है। रक्तस्रावी होने का क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फट जाती हैं। तो चाहे शरीर के बाहर रक्तस्राव होता है या शरीर के अंदर ही रक्तस्राव होता है। तथा यह जो है यह होता किसकी वजह से? तो यह डीएनए वायरस की वजह से होता है। तो यह एस फेरेविडे, यह जो डीएनए वायरस है वो एस फेरेविडे परिवार का वायरस होता है। इस डीएनए वायरस की वजह से यह अफ्रीकन स्वाइन फ्लू होता है। अब यह डीएनए वायरस क्या होता है? तो इस डीएनए वायरस को थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लें। तो डीएनए वायरस में डीएनए जीनोम होते हैं तथा ये जो डीएनए जीनोम होते हैं या जो डीएनए वायरस, ये जो मेजबान अर्थात जिसको ये संक्रमित करते हैं, तो मेजबान या होस्ट में डीएनए पॉलीमरेज की प्रक्रिया द्वारा ये वहाँ पर वृद्धि करते हैं। मतलब जिसको संक्रमित करते हैं उसके शरीर में ये डीएनए पॉलीमरेज की प्रक्रिया द्वारा वृद्धि करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एक विशेष प्रकार का प्रोटीन अणु होता है जिसे एंजाइम कहा जाता है और यह एकल या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए श्रृंखला में पूरक क्षारों को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो डीएनए वायरस है 2 प्रकार का होता है। एक आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है, दूसरा डबल स्ट्रैंड होता है। अब यदि हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आएँ तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है इसके जो लक्षण होते हैं, यदि आप देखेंगे तो इसके लक्षण सामान्यतः जो क्लासिकल स्वाइन फीवर होता है CSF उसके समान दिखाई पड़ते हैं। परंतु दोनों में आपका अफ्रीकन स्वाइन फ्लू और या जो क्लासिकल स्वाइन फीवर होता है इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि पहला अंतर यह है कि अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर होता है यह आपका डीएनए वायरस की वजह से होता है, जबकि क्लासिकल स्वाइन फीवर जो होता है ये आरएनए वायरस की वजह से होता है। तो ये सबसे मेन अंतर है इन दोनों के बीच में। अब प्रश्न उठता है कि यह जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है यह फैलता क्यों है? तो इस संक्रमण के फैलने का रीज़न क्या है? यह किस प्रकार से फैलता है? तो यह एक तो पहला प्रत्यक्ष संक्रमण से फैलता है। प्रत्यक्ष संक्रमण क्या होता है कि घरेलू या जंगली सूअरों के साथ संपर्क, मतलब जो संक्रमित है उसके संपर्क में जब दूसरा सूअर आएंगे तो वो संक्रमित होते हैं और यह बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके अलावा अप्रत्यक्ष संपर्क, इसके तहत क्या है कि दूषित सामग्री के उपयोग करने से, जैसे खाद्य अपशिष्ट, कचरा आदि के माध्यम से भी क्या होता है यह फैलता है। इसके अलावा संदूषित फाइटाइड्स क्या होते हैं? तो फाइटाइड्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं या सामग्री जिनसे संक्रमण की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि कपड़े, बर्तन, फर्नीचर आदि।
तो संदूषित फाइटाइड्स या जैविक जीवाणुओं के माध्यम से भी क्या होता है, इसका संक्रमण फैलता है। अब यदि इसका मानव पर प्रभाव देखें तो यह मानव में क्या है, मानव में नहीं फैल पाता है, इसका प्रसार जो है मानव में नहीं होता है, तो इसलिए मानव स्वास्थ्य को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। तथा इसके साथ ही अभी तक क्या है कि यह जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इसका कोई भी टीका नहीं बनाया गया है, तो इसलिए यह और ज़्यादा गंभीर मामला है। तथा यदि इसके हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें या जियोग्राफिकल रीजन की बात करें कि यह फैलता मतलब किन किन इलाकों में यह बीमारी पाई जाती है, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका के जंगली व घरेलू सूरों में यह पाया जाता है। इसके अलावा यह जो आपका कैरेबियन कंट्री हैं या जो आपका दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा फैलता था, परंतु वर्तमान में क्या है कि आपका कैरेबियन कंट्री और दक्षिण अमेरिका में यह वहाँ पर इरेडिकेट कर दिया गया, मतलब वहाँ पर समाप्त हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में। तो इस कॉन्टेक्स्ट को पे जाने से पहले हम लोग इस या जो बाल्टिस्तान है इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा जो है यह भारत के परिप्रेक्ष्य में यह पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, परंतु यदि इस मैप में देखें तो ये जो रेड वाला इलाका है, इस रेड वाले इलाके पे वर्तमान में भारत का अधिकार है। ये आपका अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन जो है यह 1962 से पहले, जब भारत और चाइना का युद्ध होता उसके पहले ये वाला इलाका भारत के पास था, परंतु उस युद्ध में चीन के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया और यह क्या कहलाता है, ये अक्साई चीन कहलाता है। ये मतलब ऑक्यूपाइड बाय चाइना है। इसके अलावा यदि देखें तो आपका इधर ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है और इधर आपका ये पीओके है। तो ये जो हरा वाला हिस्सा है, मतलब ये जो कश्मीर का ये दो पार्ट जो है पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया। इसमें से एक पार्ट जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान है और दूसरा पीओके है। इस पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान के द्वारा आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, परंतु भारत के संदर्भ में हम क्या कहते हैं, इसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और इसी शब्द का प्रयोग हमें करना है और हम अपने जहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही कहते हैं। और यदि हमें कहीं पर उत्तर लिखना है या परीक्षा में कहीं इस्तेमाल करना है तो हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही लिखेंगे। तो यह जो हिस्सा है यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो उसके अलावा ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, यहीं पर आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपेक, वह भी यहीं से गुजरता है, जिस पे भारत का ऑब्जेक्शन है। अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसके अलावा एक चीज़ याद इधर रखिएगा कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है इसको पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर से अलग दिखाया जाता है, मतलब यह इसको कश्मीर का हिस्सा, मतलब कश्मीर वाले पोर्शन से का हिस्सा मानता ही नहीं है। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को यहाँ पर चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। कहा है कि आप यहाँ पर चुनाव करा सकते हैं। इस बात का भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है या भारत सरकार का कहना है कि इस तरह यहाँ चुनाव करा करके पाकिस्तान जो है कि जो यहाँ की वस्तु स्थिति है वर्तमान में इसको बदलना चाहता है। अब हम लोग थोड़ा सा गिलगिट बाल्टिस्तान की जो टाइम लाइन है उसके बारे में उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि देश का बंटवारा होता है और भारत और पाकिस्तान दो देश बनते हैं। यहाँ पर गिलगिट स्कॉट में एक ब्रिटिश अफसर थे। ये ब्रिटिश अफसर जो थे ये राजा हरि सिंह की सेवा में कार्यरत थे। बाद में इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और ये पाकिस्तान में शामिल हो गए। उसके बाद घटना क्या होती है कि पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अभी तक क्या था, कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ था, तो कबायलियों को भेज करके पाकिस्तान ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तब इस आक्रमण से घबरा करके कश्मीर के तत्कालीन शासक जो थे राजा हरि सिंह, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। तत्पश्चात कबायलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना जो है वो जम्मू कश्मीर भेजी गई और इनको यहाँ से खदेड़ती है। बाद में यहाँ पर सीज फायर हो गया और सीज फायर के बाद क्या होता है कि जम्मू कश्मीर का 84,000 वर्ग किलोमीटर का जो भू क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, मतलब इस पर इसका पाकिस्तान कब्जा। तो यही वाला जो हिस्सा है
यही इसी में आपका पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है। अब थोड़ी सी यदि हम लोकेशन देखें गिलगिट बाल्टिस्तान की, मतलब इससे सीमा किसकी किसकी लगी है, तो यदि यहाँ फिर से हम यदि मैप पे आ जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे यदि देखेंगे मैप में, तो ये आपका जो है पाकिस्तान के नॉर्थन पाकिस्तान जो है उसमें स्थित है। इसके अलावा यदि देखें तो यहाँ पर उत्तर साइड में चाइना है, उत्तर में चाइना है। पश्चिम में यदि आप देखेंगे तो इधर आपका अफ़गानिस्तान है, और पश्चिमोत्तर में, मतलब पश्चिम और उत्तर में आपका जो है इधर तजाकिस्तान है, तथा दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो ये आपका कश्मीर है। तो ये इसकी लोकेशन, मतलब इसके अगल बगल की जो चीज़ें लगी हैं वो हैं। अब आते हैं दोबारा से, अब गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देख लें। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, यहीं से होकर के चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपेक, वह भी यहीं से होकर के गुजरता है, जिसको लेकर भारत का ऑब्जेक्शन है। भारत का कहना है चूँकि यह पूरा इलाका जो है वो भारत का है, तो इसलिए इस इलाके से कोई भी चीज़ यदि बननी है, कोई भी कॉरिडोर अगर निकलना है, तो चाइना को भारत से बात करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। बिना भारत की रजामंदी से यहाँ पर कोई कॉरिडोर चाइना के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में 5 ऐसी पर्वत चोटियाँ हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है, तथा 50 ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो 7000 मीटर से ज़्यादा है। तथा यदि आप साउथ और नॉर्थ पोल को छोड़ दें तो विश्व के 3 सबसे बड़े जो ग्लेशियर हैं वो यहीं पर गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित हैं। तथा 2017 में पाकिस्तान ने इसको 5वां प्रांत या प्रोविंस बनाने की घोषणा की थी, तथा यहाँ पर एक क्षेत्रीय असेंबली है, रीजनल असेंबली है, तथा यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाता है, मतलब इलेक्ट किया जाता है। तो यह कुछ जानकारी थी गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में, जो कि हमें पता होना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में, या सी ब्रिज। तो यह ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है, या शुरू किया, अभी कुछ दिन में शुरू किया जाएगा। यह ऑपरेशन जो है कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा यदि जाए कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो कोविड-19 महामारी के दौरान जो विदेश में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से इसको चलाया जा रहा है। तथा पहले चरण के तहत भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलस्वा और मगर जो हैं ये 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेंगे, मतलब उधर से लोगों को लाना प्रारंभ करेंगे। तथा भारतीय नौसेना ने पहली यात्रा के दौरान, मतलब पहले चरण में कुल 1000 व्यक्तियों को वापस लाने की योजना बनाई है। तो यह था आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।